उसमें थोड़ा बहुत एक आध लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं। खूब बेसिक चीज है, कल अगर क्लास किए होंगे तो मजा आ गया होगा। अपने आत्मा से कहिए, हमसे मत कहिए, अपने आत्मा से कहिए सर कितना अच्छे तरीका से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि शब्द क्या हो, चित्र के रूप में आपके मानस पटल पे घूमने लगे, तो वो चीज आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। और जो बात आपके मानस पटल पे नहीं है फिगर के रूप में, वो कभी याद नहीं होता है, वो क्षणिक होता है। जैसे मैं कोई बात बोल रहा हूं तो आपको नहीं पता है, आपका जो है ज्ञान इंद्रिया तुरंत उस चीज को इमेजिन कर रहा है, तब उसको इंस्टॉल कर रहा है। अगर वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है तो वो ज्यादा समय टिकाऊ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे हमने आम बोला, आपके दिमाग में क्या आया, तुरंत आम का फिगर आ गया होगा। आप सोचिए नहीं सोचिए, अगर मेरी बात को सुने हैं, आम आ गया होगा। अगर आम नहीं आता, जैसे हमने कुछ ऐसा नाम रख दिया जो आपके दिमाग में नहीं है, कितना दिन याद रहेगा, कितना देर याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो मेरी बात अगर आपके कानों तक जाए तो उस बात के हिसाब से आपके दिमाग में एक्शन और रिएक्शन हो, तब समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो फिर बेकार है। और आप ये क्यों सोच रहे हैं कि आप नहीं पढ़ रहे तो दुनिया नहीं पढ़ रहा है? आप कोनो मैट्रिक या इंटर का एग्जाम देने के लिए थोड़ी आए कि सब पास करिए मुंह करिए, या नौकरी है सीधे ऊपर से छांटा जाता है, ऊपर से। आप कितनों तेज 80 नंबर लाए, किसी को भी 81 नंबर आ गया तो आपका नहीं होगा। तो कंपटीशन में ये फर्क होता है। आपको आगे रहना है, दूसरे का टांग खींच के नहीं, खुद को मतलब मेहनत करके, है ना? तो ये सब चीज खुद आपको समझना है। मैच्योरिटी आपके बातों से, आपके कामों से, आपके बैठने से, आपके पढ़ने लिखने बोलने और हाव भाव से प्रकट होना चाहिए। आप ये सोचिए, आज के दिन आप नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, कहीं कल लोग आपको कलेक्टर बना दिया जाए तो आपका यही बिहेव रहेगा। डीएसपी बन जाइए, एसपी बन जाइए, दरोगा बन जाइए, ऐसा ही चिरकुटई वाला बुद्धि रहेगा। आप ये सोच के देखिए ना कि आज आप जिस उद्देश्य से बैठे हैं, कल लोग के मिल जाए तो बुद्धिया यही रहेगा, तो कहीं तो सुन लीजिएगा, बेइज्जत हो जाइएगा कि नहीं हो जाइएगा? वो पढ़ाई के देखिए, जीवन नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, उस नौकरी को बचाना और उसको सफलतापूर्वक जीना बहुत बड़ी बात है। वरना एसपीओ का लिया, एगो एसपीओ गाड़ी दे देता है सिपाही, देखिएगा हैंडसम सिपाही जो होगा ना, स्मार्ट सिपाही, मैच्योर्ड सिपाही, जो ईमानदार होगा ना, उसे एसपीओ डरता है। ये ईमानदार आदमी डांट देगा हमको, है ना, खासकर बेईमान लोग को। तो ये सब चीज आपको समझना है। केवल पढ़ लिख लीजिएगा नौकरी मिल जाएगा तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे कई सीनियर और हमारे परम प्रिय मुकेश भैया सुसाइड कर लिए कलेक्टर बनने के बाद। हम सब बहुत तरह के लोगों को जानते हैं, सुसाइड कर लिए। ये मत समझिए कि आपका जीवन में बस नौकरी मिल जाएगा और आप आजाद हो जाइएगा और दुनिया का सबसे खुश नसीब आदमी हो जाइएगा। गलत बात है। संघर्ष तो उस दिन से शुरू होगा। आज तो अपने बाप मातारी के छांव में जी रहे हैं, जिस दिन खुद मालिक बनिएगा ना, उस दिन आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए आपके व्यवहार से पूरा मैच्योरिटी झलकना चाहिए। पहले बता रहे हैं, ये बच्चा वाला हरकत यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो कल हम अभी भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करने से पहले कुछ शब्दावली को आपके दिमाग में भरना चाहते हैं। और कल के पढ़ाई से समझ में आ गया होगा कि जितना बात बताए थे सारा सवाल पूछा हुआ है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। जैसे टॉपिक खत्म होगा हम सारा क्वेश्चन बनवाएंगे, उसका चिंता आपको नहीं करना है। जैसे टॉपिक में एक एक टॉपिक खत्म होता जाएगा ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आज तक जितना सवाल पूछा गया, सारे सवालों को लेके हम यहाँ पे आप लोग से पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे। हम खुद बोलेंगे आ बैल मुझे मार, मतलब कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछिए। एक सवाल भी नहीं फंसना चाहिए। जब हम ईमानदारी से गहराई से पढ़ रहे हैं तो डर किस बात का है कि नहीं है? बस लेकिन सावधानी नंबर 1, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बनाना है। कोई मन गढ़ंत प्रैक्टिस सेट ला के दीजिएगा, हम उसका हाल नहीं जानते। पूछा हुआ सवाल ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक लेके आइएगा, उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन मन गढ़ंत सवाल और हम ध्यान ही नहीं देते, ठीक है ना। कोई गाइड लेके आइएगा, सर ये गाइड में ये आंसर दिया, हम नहीं मानते हैं। कोई टेक्स्ट बुक लेके आइएगा, उसका पूरा सम्मान किया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा रणनीति बदलिए। तो जैसे कि कल हम आप लोगों को समझा रहे थे कि जब भी हम लोग संसद शब्द बोले तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 3 अंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3 गो अंग आना चाहिए। संसद के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए। कौन कौन? पीछे दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत हो खुलेआम बोलिए, सर थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप वो बुलाए हैं पढ़ाने के लिए ना, मान ली कहीं नहीं दिखाई दे रहा हो, नहीं सुनाई दे रहा हो अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल बोलिए, ठीक है। तो संसद के कितने अंग हो गए? राष्ट्रपति, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा
राज्यसभा। ठीक है, अब इसमें से जैसा कि हम कल बताए थे कि जो लोकसभा होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन होता है ना। अंग तो 3 हो गए, लेकिन सदन कितने हो गए? सदन कितने हो गए? 2। तो कौन सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है? लोकसभा। और इस लोकसभा का पहला काम होता है, इसमें बहुमत परीक्षण का खेल होता है। इस लोकसभा में जितने लोग गए हैं ना, मान लिया गया घर है, सदन है, तो सदन का मतलब क्या होता है? घर होता है ना। अब इस सदन में सबसे पहला काम होगा बहुमत परीक्षण। बहुमत परीक्षण का मतलब होता है 50% से अधिक लोग जिधर होगा उसका बनेगा सरकार। जैसे मोदी जी आज के डेट में प्रधानमंत्री है ना, वही सरकार है, वो सरकार के मुखिया है कि नहीं है? तो आखिर उनका सरकार क्यों बना, राहुल गांधी का क्यों नहीं बना? बहुत व्यवहारिक सब्जेक्ट है। एक बात जान लीजिए, दिन 24 घंटा में आप न चाहकर भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का चर्चा करते हैं, लेकिन मैथ का चर्चा कभी नहीं करते हैं। व्यवहारिक विषय नहीं है वो। कब करते हैं? जब दुकान में जाते हैं, तेल खरीदते हैं, है कि नहीं है? अंग्रेजी तो भूल ही जाइए। तो सबसे ज्यादा व्यवहारिक विषय है। अब जहां जाइए वहां इसी सब का ना चर्चा मिलता है। इसको एकदम प्रैक्टिकल वे में पढ़िए, ये सोच के पढ़िए कि एकदम ये हम लोग के लिए, हम पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हम इस माहौल में तो हैं। जैसे हम भी क्या ना, थोड़ा सा बचपन में न्यूज देखते थे तो मेरे बाबूजी हमको बड़ा कमेंट मारते थे, बुझाता का? सही बात है, नहीं बुझाता था। अब जिसको अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं पता है, भारत अमेरिका नहीं पता है, उसको क्या न्यूज समझ में आएगा? अब आप ही को आज आर्थिक समाचार सुनाने लगे, अब जीडीपी पता नहीं है, रेपो रेट नहीं पता है, सीआरआर नहीं पता है, एसएलआर नहीं पता है, मंदी चर्चा चल जाए कि जीडीपी गिरते जा रहा है, तो आपको बुझाएगा थोड़ी, या हमको थोड़ी बुझाएगा? तो शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होता है ना। और उसका बीएचयू में गए तो एक मेरा दोस्त था अनिर्वन रे, बंगाली, क्या बताएं उसको कितना नॉलेज था हर सेक्टर के बारे में, इंग्लिश से लेकर जीके जीएस था, सब कुछ का। बंगाली बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। इंग्लिश तो उस सबका बपौती है एकदम। लेकिन कभी एगो बंगाली को देखिएगा, 2 बंगाली मिलेगा ना तो इंग्लिश में नहीं बोलेगा, वो बंगला में बोलेगा। क्यों? क्योंकि अपने संस्कृति का रक्षा करना जानता है। लेकिन 2 गो अगर बिहारी मिल जाए तो कहां मजाल की भोजपुरी बोले। तेरे को क्या रे, तेरा नाम क्या है रे, तोरा की जय रहो। फिर घर में माई बाबू भाई लगे भोजपुरी बोली लोगन, ना तो संस्कृति हमनी के खत्म हो जाए, हमनी के पहचान खत्म हो जाए। हाँ, जो मिले उस लायक बोलिए, अंग्रेजी में फराटेदार फाड़ दीजिए। लेकिन अब अपने घरवा के गांव से वेलकम आए दिल्ली, या दिल्ली से आता है, ओहो मैंने तेरे को देखा है, मारत थप्पी फेंक ले बस गांव में कहीं यार ठीक कहा रे। तो अपनी संस्कृति की भी तो अनिर्वन रे के बारे में बोल रहे थे, वो लड़का के पास इतना नॉलेज था, हमको सबसे ज्यादा प्रभावित किया कि एक इंसान को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इंग्लिश, लिटरेचर, इतना नॉलेज कैसे हो सकता है। तो मेरे अंदर भी जुनून जाएगा कि हम भी थोड़ा थोड़ा रफली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके जानेंगे, परिचय लेंगे, तब ना कोई बात हम लोग को समझ में आएगा देश दुनिया में क्या चल रहा है कि नहीं है। तो इसीलिए आप लोग भी धीरे धीरे प्रयास कीजिए, जैसे जैसे इंटरेस्ट जगेगा ना, अपने आप सही रास्ते पे आ जाइएगा, है ना। तो जैसा कि बता रहे थे कि इस लोकसभा में बहुमत परीक्षण का खेल होता है। अब यहां थोड़ा सा सावधानी बरतना है, चुनाव के समय भले 2 गो दल एक दूसरे के विरोध में वोट लिया हो, लेकिन जैसे रिजल्ट आ जाएगा, राष्ट्रपति को इससे कोई मतलब नहीं होता है कि ये 2 दल चुनाव में एक दूसरे के विरोध लड़े थे कि साथ लड़े थे। राष्ट्रपति को मतलब इतना ही है, जो उनको लिस्ट दे रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और ये मेरे समर्थक लोगों का नाम है। उस समर्थक लोग कौन, उसका विरोधी है कौन, उसका सपोर्टर, इससे कोई मतलब नहीं है संविधान को। सिर्फ मतलब कितना है, 50% प्लस मूड़ी अगर एक तरफ है तो उसका बनेगा क्या, सरकार। समझ में आ गया? जिधर, और यही काम मुख्यमंत्री में भी होता है। तो मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह से केंद्र के लिए संसद होता है, केंद्र के लिए क्या होता है, उसके कितने अंग, कितने अंग, 3 अंग, कितने, 3। उसी तरह राज्य का स्तर पर संसद को विधानमंडल बोलते हैं। राज्य स्तर पर संसद को क्या बोलते हैं, विधानमंडल। ठीक है, राज्य संसद को क्या बोला जाता है, विधानमंडल। तो जिस तरह संसद के 3 अंग, उसी तरह विधानमंडल के भी 3 अंग। कितने अंग, 3 अंग। जैसे संसद के 3 अंग कौन कौन हो गया, राष्ट्रपति, तो यहां हो जाएगा राज्यपाल, यहां क्या हो जाएगा, राज्यपाल। यहां लोकसभा, तो यहां क्या हो जाएगा, विधानसभा। क्या होगा, विधानसभा। यहां पर राज्यसभा, तो यहां विधान परिषद।
यहाँ क्या होगा? विधान परिषद। सेम स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बशर्ते ये पूरे देश के लिए है और ये उस राज्य विशेष के लिए है। जैसे बिहार राज्य का अपना विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का अपना विधानमंडल, हर राज्य का अपना अपना विधानमंडल होता है और उसका काम उस राज्य की क्षेत्र की सीमा तक ही होता है, सीमा से बाहर नहीं। बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून बनाया ना, वो यूपी में लागू है क्या? नहीं लागू है। क्यों? क्योंकि वो बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया, तो बिहार में लागू है। झारखंड में बगल में नहीं लागू, यूपी में नहीं लागू है, बंगाल में नहीं लागू है। हाँ, वही यदि भारत सरकार या भारतीय संसद इसको बना दे कि भारत में शराबबंदी हो जाएगा, तो बताइए सब जगह लागू हो जाएगा कि नहीं? तो केंद्र के द्वारा या संसद के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश पर लागू होता है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य के क्षेत्र की सीमा तक होता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान दीजिएगा। तो उस लोकसभा में सबसे पहला काम होता है, थोड़ा सा चंद्र घुमाइएगा वहां से, है ना? हाँ, हो गया। तो उस लोकसभा में जो सबसे पहला काम होता है ना, उस काम को क्या बोलते हैं? बहुमत परीक्षण। और बहुमत परीक्षण करके, यानी कि कल जैसा ध्यान दीजिएगा बताए थे कि जिसका बहुमत होगा उसका क्या बनेगा? सरकार बनेगा। उसका क्या बनेगा? सरकार बनेगा। ये सरकार को ही क्या बोलते हैं? पक्ष बोलते हैं। और जो लोग सरकार में शामिल नहीं हैं उन सबको क्या कह दीजिएगा? विपक्ष बोलते हैं। उन सबको क्या कह दीजिएगा? विपक्ष बोलते हैं। अब सरकार का केंद्र बिंदु कौन हो गया? पीएम। सरकार का केंद्र बिंदु पीएम। अब पीएम साहेब इतने बड़े देश का शासन अकेले नहीं चला सकते हैं, तो क्या नियुक्त करेंगे? मंत्री। क्या चुनेंगे? मंत्री। तो एक मंत्री का ये गोला हो गया। अब इस मंत्री में कुछ विशेष विभाग का मंत्री होता है, खास स्पेशल होता है। तो उस खास मंत्री को मंत्रिमंडल का मंत्री कहा जाता है। कैबिनेट स्तरीय मंत्री के कई प्रकार होते हैं, कई स्तर होता है, लेवल होता है। ये सब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ संक्षेप में समझिए। जो एगो होता है खास, एगो होता है सामान्य। ऐसे फिलहाल ऐसे समझिए, है ना? तो जो खास होता है उसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल। और सारे मंत्री जो होते हैं ना, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। जितने भी मंत्री हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का ही मंत्री क्यों ना हो, वो किसका सदस्य है? मंत्री परिषद का। तो कल हम आपसे सवाल भी किए थे, मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री मंत्री परिषद का सदस्य है, सही है क्या गलत? सही है। मंत्री परिषद का प्रत्येक मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य कहलाएगा, गलत। देख रहे हैं ना इस गोला में, ये मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है ना? नहीं है ये, ठीक है ना? उसी तरह मैंने कहा था मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? पीएम। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? पीएम। सरकार का केंद्र बिंदु कौन होता है? सब आपको डायग्राम में देख के पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? अब हमने यहां से जो बात बताया था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन लोग को हुआ। ये जो सरकार है ना, इसकी दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका कहने का मतलब, चूंकि ये सरकार के जो मंत्री हैं, क्या वे सदन के सदस्य हैं कि नहीं है? हैं कि नहीं है? जब वे सदन के सदस्य हैं, और सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, तो सदन का काम क्या होता है? कानून बनाना। सदन का काम क्या होता है? यानी संसद का काम क्या है? कानून बनाना। और इसी संसद के ना 3 गो अंग है ना? कौन कौन है? राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। ठीक है? यह अलग बात है कि लोकसभा से सरकार बनता है। किस सदन से सरकार बनता है? बहुमत परीक्षण कहां होगा? लोकसभा में। बहुमत परीक्षण का खेल कहां होगा? लोकसभा में। सरकार किस सदन से बनेगा? लोकसभा से। कुछ लोग दिमाग में लगा सर राज्यसभा का लोग भी होता है, ठीक है, वो सब बाद में बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। एक एक स्टेप पढ़िए, नहीं तो मुंह पुड़िए गिर जाइएगा। अलखत गगरी छलकत जाए वाला काम नहीं। हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आप पढ़ने आए हैं। आराम से पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जैसे बोलेंगे टॉपिक समाप्त, तब देखिएगा आपका नॉलेज पूरा क्लियर और इतने अच्छे अच्छे शब्दों में आप बोल पाइएगा। लेकिन समझाने के लिए हम कल बोल दिए थे, 0 लेवल से बोलेंगे, सोचेंगे, आपको समझाएंगे। जैसे जैसे आपको समझते आएगा संश्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको एकदम अच्छे तरीके से आपके नोट डाउन करा देंगे। लेकिन आप शुरू में अगर ऐसा हम बोलने लगे तो शायद ही आपका कोई टीके। आप यहाँ क्यों आए? सुन के आए कि सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, एक बार में याद करा देते हैं। तो इसी तरह पढ़ाते हैं, ऐसे ही होता है, ठीक है? और प्लीज थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। कहने का मतलब, बहुत से लोग इग्नोर करते हैं, जरा कच्ची पढ़ा देता आवेला हमरा, आवेला तो क्या होगा, रिवीजन समझ के बैठी ना। एक बात याद रखिएगा, अगर आप सीखना चाहते हैं ना तो एक पागल भी सिखाता है। क्या सिखाता है? कि पागल मत बनना वरना दुनिया पत्थर मारती है। बशर्ते आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। ये मत समझिए सामने वाला कौन है, ये सोचिए कि सामने वाले से हमको कितना उसका रस चूसना है, उसे कितना ज्ञान ले लेना है।
ये अंदर आपके अंदर एक ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए, वरना आप कभी कुछ आगे नहीं बढ़ पाइएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने बताया संसद का काम होता है कानून बनाना। कानून बनाना, कानून का पर्यायवाची शब्द विधि होता है, विधि निर्माण का काम करना, इसीलिए संसद को विधायिका भी कहा जाता है। संसद को क्या कहा जाता है? विधायिका। यानी कानून बनाता है, यानी व्यवस्था बनाता है। कानून बनाना माने व्यवस्था बनाना, यानी इसको कहते हैं व्यवस्थापिका। तो ध्यान दीजिएगा, आप संसद बोलिए तो, विधायिका बोलिए तो, व्यवस्थापिका बोलिए तो, बात बिल्कुल एक है, और यही संसद कानून बनाती है। अब ध्यान दीजिए, जब हम कह रहे हैं बार बार कि संसद कानून बनाती है, तो संसद में लोकसभा है कि नहीं? अंग के रूप में है कि नहीं? है। अब उस लोकसभा का जो सदस्य है, फिलहाल सरकार है, क्या वो सरकार का जो सदस्य है वो संसद का सदस्य है कि नहीं है? तो सरकार का दोहरी भूमिका हुआ कि नहीं? एक तरफ वो संसद सदस्य के रूप में जब लोकसभा में बैठेगा, किसी विषय पर कानून बन रहा है तो वहां बैठना उसका जरूरी है। यह अलग बात है कि वो यह नहीं उठेगा कि भाई जान लो हम प्रधानमंत्री बनी, हम रक्षा मंत्री बनी, चुपचाप बैठ, लोकसभा के सदस्य बड़े थे, रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री बड़े, चल भाग यहाँ से, सरकार के रूप में तो अलग बड़े, अभी घर में बड़े तो घर के सदस्य बड़े, है कि नहीं है? और जब कोनो बात पर वोटिंग होगा तो सब जो पक्ष बा विपक्ष बा सब के एक वोट देवे का अधिकार हुई। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो सरकार के रूप में लोकसभा में नहीं बैठा है। किस रूप में बैठा है? संसद सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में। इसको कहानी से समझा देते हैं, बड़ी सरलता से आपको समझ में आएगा। देखिएगा कि घर में जब शादी विवाह होता है तो शादी के कुछ दिन पहले परिवार के सारे सदस्य जो होते हैं एकजुट होते हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा इस कहानी से। बहुत दूर तक आप सोच सकते हैं, इस कहानी को बहुत अंजाम तक ले जा सकते हैं। 5 मिनट में सारा आपको पॉलिटिकल सिस्टम आपको समझाते हैं। इसके लिए हमको अवार्ड मिला है दिल्ली में इस कहानी को रचने के लिए, इसलिए खूब ध्यान से आप लोग पहले सुनिए। तो घर में जब शादी होता है तो शादी के कुछ दिन पहले परिवार के जितने मेंबर है, मतलब दादा दादी, चाचा चाची और कोई मान लिया मामा मामी आए तो वो लोग शामिल होता है कि नहीं होता है? फूआ फूफी सब लोग शामिल हो गया, लड़का फैका भौजाई ननद सब, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है? दादाजी को एक ऊंचा सा कुर्सी पर बैठा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उनके बगल में उनका बेटवा सब बैठ जाता है, इधर पतोहिया सब बैठ जाती है ना। और पतोहिया के गोद में लड़का सन कूदता रहता है, तो जवान है तो हेने करीब बैठ रहता है ना। उसके बाद शुरू होता है कि दादा कहेंगे हमर दुलरी पोती के बियाह बा, दिल्ली से बारात आवता, तो बाबू बिहार में बारात आवता, तो लिट्टी चोखा तो नहीं के जरूर खियाइए लोगन। तो सब लोग बोलेगा बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, बाबूजी, ससुर जी, सही बात बा, लिट्टी चोखा मेनू में रही है। तो पोतवा कूद के कही चाउमीन ना रही का? हाँ, तो सब हाँ चाउमीनो रही। तो पतोहिया कहीं गोलगप्पा ना रही का? तो हाँ वो रही, है ना। ऐसे करके क्या बन रहा है? मेनू बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पहले मानते हैं वही में एगो पतोहिया का ना बर्गरो रही, तो सब लोग बर्गर उचित ना बा, तो मुंह बन गल सब लोग के। पतोहिया तो कहलक बर्गरो रखल लोगन, तो दादाजी कहलन कि का उतना, चलो बेटो उनको कह देन ना उचित नहीं के लागल, खूब खिसिया। तो मानते एगो पतोहिया के एगो दोसर को समर्थनो कैलक, तो 80% लोग कहलक उचित नहीं खेल लागत, तो पास हुई ना हुई ना हुई। समझ रहे हैं बात को? ऐसे करके पूरा प्रोग्राम पूरा बनेगा, है ना। सबका लिस्ट बनते जाएगा, समर्थन होगा, लड़का सन कॉपी कलम लेके बैठा रहेगा, है ना। मीनू मीनू बन रहा है बन रहा है बन रहा है। तो छोटकी पतोहिया कूद के कहता बाबूजी हमरा बनारसी साड़ी चाहिए। तो बड़की कहता हाँ हम कहिया से घर में बनी, आज ले किन के ना दिले, अब के बेर तो हमर बेटी के बिया बनारसी साड़ी चाहिए तो चाहिए। अब दादाजी संकट में फंस गइलन कि भाई पोती के बियाह बा, इतना खर्चा होता। तो दादाजी बड़की के समझइयन, ए तू तो पुरान बाड़े, इतना दिन से घर में बाड़े, तोरा तो सब पता बा, काहे ला चिंता कर, पोतवा के बियाह होई तो किन दिए, भाई ननकी छोटकी आयल बा भी नया नया, जाए तो लइका फैका बा, एक तो लइके न हो तो सब लोग हाँ हाँ दादाजी सही कहता ना, छोटकी ला बनारसी साड़ी लिख दो सरे, है ना, बड़की ला सूती साड़ी हो गई जा, क्योंकि सब लोग यही पर समर्थन कैल। तो ओवरऑल क्या हुआ उस मीटिंग में? ध्यान से सुनिएगा, उस मीटिंग में एक मेनू तैयार हुआ है कि नहीं है?
कि ये सामान खरीदाएगा। तो ये बताइए, जितना काम निर्धारित हुआ सामान खरीदाने का, वो लगभग सब लोग की मर्जी से तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो कल सुबह उठ के जितने लोग मीटिंग में था, सब लोग मार्केट जाएगा का? नहीं ना जाएगा। उसमें से जो जवान छवारी टाइप के लड़कुआ होगा, वो अपन बुलेट अपाची निकाली, दादाजी से एटीएम कैश ली और चल दी मार्केट करे। जाला कि ना जाला? कि दादाजी जाला, पतोहियो जाला, सब लड़को, फिर कौन ना जाला? ओमे कुछ लोग जाला, ठीक बा। अब गइल मान तनी दोनों भैयावा मार्केट करे, बड़का दोनों जौना का मेहरारू के सूती साड़ी किने के रहलक, तो दोनों गोइलन सन बाजार करे। तो कहलन सन, ए भाई दुकानदार, दू गो बढ़िया साड़ी बनारसी निकाल, हानु एगो ओकरा से कम दाम के निकाल। आ बिल बनाइए तो दू गो बनारसिया के लिख दिए सूती में, दाम एने उन्हें तनका कॉल लिए, है नु। तो इस तरह से उस सारा मार्केटिंग वार्केटिंग करके अइलन सन, पुरिया थमा देलन सन, मुंह लोग मिलावे वाला मिला लेलक, सामान देख लेलक, उतना केकरा पहचान में बा। अब सुनिए, तो रात जोन मीटिंग भई रहे ओकरे के कहल जाला संसद, आ जोन बाजार करे गए रहे नु ओकरा कहल जाला सरकार। वो मीटिंगों में रहे, वही में से न गए रहलन सन, तो वो सरकार। आ जोन अपना मेहरारू के बनारसी किन देलक, बेचारी छोटकी ला सूती किन लक, एकरा कहल जाला भ्रष्टाचार। ओकरा का कहल जाला? आ कहीं पोल खुल गल तो हो गल घोटाला, पोल खुल गल तो का कहल ओकरा के? घोटाला। ये तो देश यही में तो सिस्टम चलेला। जो मीटिंगवा में रहे वही में से न बाजार करे गए, तो वो जो बाजार करने गया वो है क्या? सरकार। वो क्या है? सरकार। देख रहे हैं ना क्यों? अब पूरा जो मीटिंग हुआ उसमें दादाजी से लेकर पतोहिया ले शामिल थी। वो क्या था? हम लोग का संसद। वो क्या था? हम लोग का संसद। इस तरह क्लियर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सरकार भी एक तरह से लोकसभा का सदस्य है, वो तो है ही है, और उसकी कैसी भूमिका है? दोहरी। एक तरफ जब वह लोकसभा में बैठता है तो संसद सदस्य के रूप में बैठता है, और दूसरी तरफ उसका चूंकि बहुमत होता है तो वो बने बनाए नियम के अनुसार शासन करने का काम भी करता है। तो अब आपके दिमाग में कितना शब्द हमने बताया सोचिएगा। संसद एग्जैक्ट फिगर आ रहा है, व्यवस्थापिका, विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा आ रहा है। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगा? कल बताए थे, बोलिए। लोकसभा अपने घर के प्रति, अपने घर के प्रति बताए थे ना, ठीक है। कोई निकल नहीं आके, घबराना नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगा, एक भी क्लास नहीं छूटेगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरीका से इतने सारे शब्द हम लोग समझे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब आते हैं शासन प्रणाली देखा जाए थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग सुनते हैं लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, हिटलरशाही, और ये सारे शब्द का प्रयोग खूब होता है। इसलिए इस सारे शब्दों का एग्जैक्ट मीनिंग हम लोग को आना चाहिए। इसको बोलते हैं विश्व में आज तक जब से मनुष्य का एक तरह से विकास हुआ, उस समय से लेकर आज तक मोटे तौर पे बांटा जाए तो शासन प्रणाली का 3 रूप दिखाई देता है। कितना रूप दिखाई देता है? 3 गो रूप। राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, और तीसरा वो सारे को इकट्ठा रख देते हैं गैर लोकतंत्र। सबका मतलब हम बताएंगे, घबराना नहीं है। यही 3 गो रूप आपको आज तक पूरे विश्व में कहीं ना, आज के डेट में भी विश्व के किसी भी देश में इसी 3 में से कोई एगो होगा। क्या बोलते हैं? सबसे पहला राजतंत्र, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा राजतंत्र। ऐसा नहीं है, राजतंत्र का परिभाषा भी बदला है, राजतंत्र का महत्व बदला है, राजतंत्र का रूप बदला है। आपको एक कहानी सुना, ध्यान दीजिए, खूब बढ़िया से नॉर्मल होकर बैठिए और मेरे रंग में रंग जाइए 10 दिन। 10 दिन के बाद आपको एकदम दिमाग का बत्ती जल जाएगा, लगेगा ये पढ़ने का तरीका, रट्टा मारने से हम पहले ही बोल दिए, कभी याद नहीं रहेगा। खूब बढ़िया समझ के पढ़िएगा। कहीं खड़ा होकर लेक्चर देना हो, मेंस का एग्जाम देना हो, पीटी तो खेल हो जाएगा, सब समझ में आएगा। आखिर शासन प्रणाली का जन्म क्यों हुआ होगा? एकदम इतिहास में आपको ले चलते हैं। इसका सबसे सुंदर वर्णन किया है कार्ल मार्क्स। कौन किया है? कार्ल मार्क्स। नाम सुने होंगे, नहीं सुने? सुनिए
जर्मनी के एक विद्वान विचारक का नाम है ना। उनके विचार को हम आगे प्रस्तुत करेंगे, उससे पहले एक सामान्य एक कल्पना है जो ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं कि शुरू में मनुष्य का जब मनुष्य के रूप में जन्म इस ग्रह पर हुआ, इस पृथ्वी ग्रह पर, तो वह जो था ना एकदम से एक प्राकृतिक प्राणी था। मतलब उसके अंदर कोई कृत्रिम इच्छा नहीं थी, हमको मोबाइल चाहिए, हमको हई चाहिए, ये सब उसके अंदर नहीं था। उसको जो भी इच्छा था ना वो केवल और केवल प्राकृतिक इच्छा था। जैसे एक बच्चा 2 दिन का 1 दिन का बच्चा का जो इच्छा होता है ना उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक इच्छा। जैसे भूख लगेगा तो माँ का गोद खोजेगा, लैट्रिन लगेगा तो आपसे पूछेगा नहीं, जहां है वहीं कर देगा। उसको आप नंगे रखें कि कपड़ा पहना के रखे, उसको उससे कोई मतलब नहीं होगा। तो शुरुआत का मनुष्य ऐसा ही था, वो नंगा था। आपको कल्पना करना है, पढ़े हैं आप लोग, ऐसा नहीं है अरे ऊपरे जहां पर पढ़े ना, आदि मानव नंगे रहते थे, जंगल में घूमते थे, जो मिलता था खा लेते थे, है कि नहीं। लेकिन इस प्राकृतिक इच्छा में एक सेक्सुअल इच्छा भी आता है, अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण, ये ना, ये नेचुरल इच्छा है। अब इस इच्छा के वजह से संतानोत्पत्ति हुआ। जब संतान का जन्म हुआ तो उस संतान के प्रति उसकी मां का स्वाभाविक लगाव हुआ, नेचुरली लगाव हो गया, बाप का नहीं हुआ, इसका हुआ मां का हुआ। क्यों? क्योंकि मां ही उस बच्चे को दूध पिलाती है। आज बताइए ना, कुत्ता में दिमाग होता है क्या, फिर भी वो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। कोई भी जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाता है कि नहीं पिलाता है? तो उसका उससे लगाव होता है कि नहीं। आप जाइएगा उठाने तो आपको काटेगा कि नहीं काटेगा? उसके पास तो दिमाग नहीं है, फिर भी वो अटैक करेगा कि नहीं करेगा? हम लोग पर करेगा। वैसे ही शुरुआत में इमेजिन करना है कि उस मां ने अपने बच्चे को एक तरह से जीवन देना शुरू किया। इस क्रम में उसने कुछ वस्तुओं का संचय करना शुरू किया और उसने कहा यह सामान मेरा है। जैसे उसने कहा यह मेरा है, वैसे जन्म ले लिया संपत्ति का। ये मेरा है, ये तेरा है। उससे पहले तेरा मेरा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सब सबके लिए था। लेकिन उस मां ने जन्म दिया किस चीज को? तेरा मेरा, है ना, कि आखिर हम अपने बच्चा को भविष्य में उसका जीवन के लिए जो जरूरी चीज है उसको संरक्षित रख सके, है ना। तो ऐसे करके हुआ और धीरे धीरे उस मां के वजह से, उस बच्चे के वजह से एक परिवार संगठित होने लगा, वे साथ साथ रहने लगे। अब परिवार जब बड़ा हुआ ना तो वही परिवार एक एक एरिया में रहने लगा, जिसको आज हम लोग गांव कहते हैं, और उस समय उसको जॉन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जॉन या कबीला। क्या कहा जाता था? जॉन या कबीला। ये लोग इकट्ठा रहते थे, एक साथ गए टेंट, भले अलग अलग है तो अपना क्या, अलग अलग अपना टेंट गाड़ लिए, है ना, उसमें रहते थे। अब चूंकि उस कबीले में चोरी होता था तो उस कबीला के जो सबसे शक्तिशाली, शारीरिक रूप से ध्यान दीजिएगा, जो शक्तिशाली व्यक्ति होता था ना, उसको उस कबीले की रक्षा का जिम्मेदारी दे दिया जाता था। ठीक है। कभी कभी यह शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे जॉन पर, जॉन माने गांव फिलहाल समझना है, दूसरे जॉन पर अटैक कर देता था। इस तरह वो अपना जॉन बड़ा कर लेता था, और बड़ा कर लिया और बड़ा कर लिया, बन गया उसका जॉन से जनपद। जॉन से क्या बन गया? जनपद। मतलब इसमें उसके खानदान के तो लोग थे ही, साथ में दूसरे खानदान के लोग भी अब उसकी अधीनता में आ गए। उसकी अधीनता को क्या किया? वे स्वीकार करने लगे। और इस तरह से अब ये जनपद क्या हुआ, और जब शक्ति इसको हुआ तो दूसरे जनपद पे अटैक करने लगा। दूसरे जनपद, तीसरे जनपद, चौथे जनपद, जनपद का आकार बहुत बड़ा हो गया, वो बन गया क्या? महाजनपद। क्या बन गया? महाजनपद। जैसा आप जानते होंगे बुद्ध के काल में भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपद थे, जिसकी चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है। सब इतिहास पढ़ाएंगे, बताएंगे, अभी घबराना नहीं, अभी हम खाली दिमागी खाका खींच रहे हैं आपका। तो सबसे पहले जो जॉन या कबीला या जनपद का प्रधान कौन बना? जो शक्तिशाली था वही ना बना। ठीक है, और वो मर गया मान लिया गया, तो फिर दूसरा कौन बनेगा? उसका बेटा? नहीं, फिर जो शक्तिशाली होगा उसको बनाया जाएगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन जब महाजनपद वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो उसमें क्या हुआ कि राजा अब जितना लड़ना था, अपने क्षेत्र का विस्तार करना था, वो कर चुका था। अब वो
केवल युद्ध का मालिक नहीं था, अब वो उस जमीन का भी मालिक हो गया। पहले का राजा युद्ध का मालिक होता था, राजा का काम युद्ध लड़ना होता था, मात्र सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन महाजनपद काल में देखने को मिलता है कि राजा युद्ध के मालिक के साथ साथ क्या हो गया, संपत्ति का, जमीन का मालिक हो गया। लोगों से टैक्स लेने लगा, उसके पास पैसा अथाह हो गया, उस पैसा से सेना रखने लगा, और इस तरह से उसके चापलूस अब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। और जब वो मरता था तो कह के जाता था, सुन, इस कुर्सी पर मेरे मरने के बाद मेरा बेटा बैठेगा। क्योंकि उसके पास सेना था, शक्ति था, चापलूस थे, कोई उसका विरोध नहीं कर पाता था। इस तरह से पैतृक आधार पे पद निर्धारित होने लगा, तब बना राजतंत्र, ओरिजिनल राजतंत्र आया। लेकिन शुरुआती राजा का बेटा राजा नहीं बनता था, राजा कहलाता था लेकिन उसका बेटा राजा नहीं बनता था। लेकिन जब वही राजा युद्ध से मुक्त हो गया, क्षेत्र जितना विस्तार करना था कर लिया, तो संपत्ति का मालिक हुआ, टैक्स लिया, सेना बढ़ाया, शक्ति बढ़ाया, और नियम बना दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा बड़ा बेटा राजा बनेगा। और इस तरह यह नियम चलने लगा, चलने लगा, चलने लगा। लोग इसको सहर्ष स्वीकार कर लिए। इसी बीच क्या होता है कि इस राजा और धर्म के बीच में थोड़ा मनमुटाव होता है। उस पर, राजा पर सबसे पहला प्रहार आम आदमी नहीं किया, धार्मिक लोगों ने किया, और वो बताने का कोशिश किए राजा को कि ये राजा, तुम भी उस ईश्वर के अधीन हो जिसने हम सबको जन्म दिया है। बात समझ में आ रहा है ना? तो राजा को भी धर्म से भय पैदा हो गया कि सही बात है, अगर हम मर जाएंगे तो वहां पर तो भगवान न्याय करेंगे। तो इस तरह से मुख्य रूप से यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलता है, वहां के धार्मिक गुरु को पोप बोला जाता है, वहां के मंदिर को चर्च बोला जाता है ईसाई जगत में। तो राजा में और पोप में समझौता हो गया कि आप धार्मिक आधार पर नियम बनाइए, हम उसको लागू करवाएंगे। ठीक है? और इस तरह से अचानक यूरोप में एक अंधकार युग आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में लोगों का स्वतंत्रता छीन लिया जाता है। पोप जो कहता है वही सत्य है, और वह यह बात कहता है कि तुम लोग का जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि तुम्हें इस जन्म में मोक्ष प्राप्त करना है, और नहीं प्राप्त करोगे तो अगला जन्म और नरक बनते जाएगा। इसीलिए इस जन्म में तुमको क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। और इतना अंधकार बना दिया, फैला दिया, कहा कि टिकट कटाओ, स्वर्ग जाओ। जो लोग पढ़े होंगे विश्व इतिहास, मेरी बात समझ रहे होंगे, हम कहानी नहीं कह रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं। टिकट कटाओ, स्वर्ग जाओ। लोग भयभीत हो गया, कुछ लोग विरोध किया तो उसको बलपूर्वक दबा दिया गया, कुछ लोग जो ज्यादा शक्तिशाली था विरोध किया तो उसको तर्क दर्शन के आधार पर उसका मुंह बंद कर दिया गया। बोला कोई, मान लिया शक्तिशाली व्यक्ति, मान लिया हम पोप, हम तुम्हारी बात को नहीं मानते, ईश्वर नहीं होता है, अगर होता है तो प्रमाणित करो। तो उस पोप ने बड़े ही सुंदर से प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा आप ईश्वर नहीं मानते हैं? बोला नहीं मानते हैं। बोला क्यों नहीं मानते हैं? बोला हम ईश्वर को नहीं देखते हैं। बोला अच्छा आप नहीं देखते हैं इसलिए नहीं मानते हैं, यानी जो चीज आप नहीं देखिएगा उसको नहीं मानिएगा? बोला बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आप अमेरिका गए हैं, फिर मानते हैं कि नहीं मानते? तो आप अमेरिका गए नहीं तो कहेगा सर फोटो में तो देख ले बानी, तो हम भगवान का फोटो देखा हुआ तो नहीं मान। तो कुछ लोग को थोड़ा सा 10% सही दिमाग तो हिला, ये भाई तो बात गलत बा कि जो चीज तू देख ले बड़ा उहे सत्य बा, ना यो देख ले बड़ा वो बात सत्य हो सकता। मने तू सांप से कटवैले बड़ा कि तोरा पता बा कि ना सांप काटली तो मर जीबो, सुन लही नु बड़ा, ज्ञाने नु देवल बा तोरा। उससे भी बड़ा बात उन्होंने कहा कि जीवन जीने के लिए जो सबसे जरूरी काम होता है, सबसे जरूरी वो होता है सांस लेना। और 24 घंटा में आज तक आप एक बात बताइएगा, एको मिनट सोचे हैं कि भाई सांसवा लेत रहे के बना तो मर जल जाई, लेत रहो भाई लेत रहो तो मर जल जाई। जो सबसे जरूरी काम है उसके बारे में आप एक सेकेंड आज तक नहीं सोचे, तो सांस ले कौन रहा है? कहिएगा आप सिस्टम ले रहा है सर। पोप ने कहा दैट सिस्टम इज कॉल्ड गॉड। वही भगवान है जो आपको सांस दिला रहा है, सांस ले रहे हैं आप। लोग कहा
बात में तो दम बा। तो अमेरिका ना देखनी तो अमेरिका बा, हम सांस एको बारी याद ना करते। हम लोग कभी कभी देखते हैं खाना खा लेते हो, खासकर घर में बुजुर्ग लोग को तो परेशान हो जाता होगा, तब वो खा लेनी गैस बन गल, तनी इनो पियाओ, तनी हल पियाओ, रात भर परेशान बा, कोशिश करता पच जो पच जो पच जो, तो तोरा कहला से पच जे। और कभी कभी देखिएगा कोई व्यक्ति खाया आराम से सुधा, सुबह सब पच गया, कौन पचा लिया? आप कहिएगा सिस्टम पचा लिया। अरे उसी सिस्टम को भगवान कहते हैं ना। तो इस तरह से पोप ने लोगों के दिमाग पे एक तरह से चादर फैला दिया इस भ्रम का कि हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, और लोग उसका विरोध करना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा विरोध किया उसको स्वीटो पॉइजन दिया जाने लगा। क्यों? क्योंकि पोप का राजा से समझौता था, उसका मुंह बंद कर दिया जाता था। पहले के पोप के अधीन ऐसा ऐसा सिद्धांत आया, बाद में उसको काटा गया। कहता था का पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य चक्कर लगा रहा है। अब बड़का बड़का विद्वान को अपनिकस टाइप का सब लोग जान रहा था गलत बोले, लेकिन हिम्मत ना होके बोले के कि भाई तू गलत बोलता है, क्या बोलबा था तोरा के जहर दे दिए, फांसी लटका दिए। ये पोप कहे हुए सही बात। लेकिन यही बीच का होता है 11वीं 12वीं शताब्दी में कुछ ऐसे युवा वर्ग का जन्म होता है, वो सोचता है कि रे भाई पोपवा के चक्कर में रहल जाई, जन्म तो पक्का नरक हो जाई, अगला जन्म स्वर्ग में होई कि ना होई इकर कोनो गारंटी नहीं है, लेकिन ये जन्म तो पक्का ही नरक बना देता है। बात समझ में आया? उसने क्या किया? विरोध करना शुरू किया, और बहुत सशक्त तरीके से विरोध किया। और विरोध जो किया ना, उसी को कहा जाता है पुनर्जागरण। क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण। सीधे कह दिया अब हम उस कोई बात को नहीं मानेंगे जो विज्ञान उसको प्रमाणित न करे, हम उसी बात को मानेंगे जिस बात को विज्ञान प्रमाणित करता है, वरना हम नहीं मानेंगे, है ना। तो अचानक से इस पुनर्जागरण काल में सिस्टम पर अटैक हो गया। प्रश्न उठने लगा कि राजा का बेटा ही राजा काहे बनेगा? आखिर ओकरा में ऐसा का बा जे हमरा में नहीं खे? तू कौन होता रे हमरा पर शासन करे वाला? शासन तो उहे करी जेकरा के लोग पसंद करी, खाली ओकरा खानदान में तू जन्म ले ले तो तू राजा बन जाइबे। लोग इस तरह से क्या किया? विरोध करना शुरू किया। अचानक से विश्व यूरोप के कई देशों में राजतंत्र धाराशायी होने लगा, गृह युद्ध शुरू हो गया, और वहां पर लोकतंत्र का जन्म होने लगा। बात समझ में आ रहा है ना कि राजे के बेटा राजा काहे बनेगा? भाई जो उस लायक होगा वो राजा बनेगा। और जैसे यह बात उठा वैसे ही कहा गया यही तो सिस्टम है, उसका नाम है डेमोक्रेसी। लेकिन इस डेमोक्रेसी पर भी आज भी खतरा आता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के बारे में अरिस्टोटल जैसे विद्वानों ने कहा है यह खराबों में सबसे बढ़िया है। यह सबसे बढ़िया नहीं है। यह जो शासन प्रणाली है, सारे शासन प्रणाली तो खराब है, लेकिन उन सब खराब में ही सबसे बढ़िया बा। लोकतंत्र के बारे में उन्होंने कहा। तो लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें वोट को खरीद लिया जाता है। इसीलिए बिपिन चंद्रा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि गरीब देश में, अशिक्षित देश में, बेरोजगार वाले देश में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां का कोई नेता चापलूस और खतरनाक दिमाग वाला नेता खड़ा होगा और उस गरीब आदमी के पास एक कटोरी चावल और एक वोट में से बोलेगा बोल किसको चुनोगे? अगर तुम्हें भूख लगा है तो चावल चाहिए ना, तो चावल लो, वोट हमको दो। और आज यही हमारे देश में हो रहा है। वोट को खरीदा जा रहा है कि नहीं खरीदा जा रहा है? तो कई बार कई देशों के यूरोप में ऐसा हो चुका है ना। लोकतंत्र के वजह से वो सरकार, वहां का सिस्टम सब बर्बाद हो गया, देश बिक गया, देश को अन्य देशों ने लूट लिया। जर्मनी का नाम सुने होइएगा, प्रथम विश्व युद्ध में उसको तबाह तबाह कर दिया, सब बंदर बांट हो गया उस जर्मनी का। जर्मनी के लोग को लगा अरे विश्व में कभी जर्मनी का तुत्ती बोलता था, आज ऐसा क्या हो गया? सारे लोग परेशान हतप्रभ थे। उसी में से एक उठता है लड़का और कहता है जर्मन वासियों, तुम्हें अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पाना है? तो बोला लोग हाँ भाई पाना है। तुम चाहते हो कि जर्मनी फिर से एक बार विश्व का नेतृत्व करे? हाँ करे। तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। लोग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कहा बिल्कुल मैं आप पर विश्वास करूंगा। और उसने किया भी। लोगों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया अपने देश में।
तमाम तरह के एटॉमिक क्या बोलते हैं हथियार से भर दिया और अगल बगल के देश पर लगा अटैक करने, और इस तरह से एक नया सिस्टम वहां देखने को मिला। उसी को कहा जाता है गैर लोकतंत्र, और वह व्यक्ति जर्मनी का कोई और नहीं बल्कि हिटलर था। कौन था? हिटलर था, जो ना तो राजा का बेटा था और ना ही जनता के द्वारा चुना गया था, बल्कि वह परिस्थिति बस उसका क्या हुआ था? जन्म हुआ। क्या हुआ था? परिस्थिति बस क्या हुआ था? उसका जन्म हुआ था, है कि नहीं है? तो लोकतंत्र था? नहीं था। राजतंत्र था? नहीं था। वो कौन सा तंत्र था? तो गैर लोकतंत्र था। तो इस तरह शासन प्रणाली के 3 रूप पर आज हमने चर्चा किया। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में बात मेरा आ रहा होगा। धीरे धीरे हम पहले ही बोल दिए 1-2 सप्ताह ऐसे समझते रहिए, फिर एक समय आएगा उसके बाद हम लोग एकदम से आपको लगेगा कि अच्छा ये पढ़ना था। अगर ये सब नहीं समझिएगा तो वो सब समझ में नहीं आएगा। ठीक है? हाँ,